एग्रीकल्चर का पोर्शन हम आगे करते हैं, है ना। फार्मिंग मेथड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड्स एटसेट्रा है, लेकिन आपकी बुक में जो है वो पढ़ते हैं। एक होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होगा सस्टेनेबल फार्मिंग, एक होगा मिक्स फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग्स, देखो जब हम ऐसे फ्रूट्स लेने जाते हैं ना तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, एक होगा चमका चमकीला लग रहा होगा आपको फ्रूट्स, एक होगा मतलब ऐसे डागा डागा वाला लग रहा होगा, आपको लगेगा ऐसे मतलब ऑलमोस्ट लेने की इच्छा नहीं हो रही है। जो चमकीला चमकीला लग रहा है ना वो मतलब ऑर्गेनिक है, और उसका टेस्ट, उसका फ्रेग्रेंस, उसका मतलब सब कुछ सही है। एट द सेम टाइम देखो मैंगोस के बारे में बात कर रहे हैं। मैंगो की पेटी जब आप लेके आते हो ना तो मैंगो कच्चा होता है, उसके अंदर एक हल्की सी पुड़िया रख देना, वो एक केमिकल है, तो वो जल्दी पक जाता है। लेकिन वो एट द सेम टाइम वो मैंगोस आपके हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं। नेचुरल तरीके से अगर वो मैंगो को पकाया जाए तो उसके बाद में उसकी स्वीटनेस भी अच्छी रहती है, आपकी हेल्थ को भी वो नुकसान नहीं करता है। तो काफ़ी सारे फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स को प्रीफर करते हैं बिकॉज इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, यू नो। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग, द रेट एट विच द केमिकल फर्टिलाइजर्स, पहले तो नेगेटिव बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं और जगह पे नेगेटिविटी है। तो हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, एट द सेम टाइम उसके साथ हम इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ कर रहे हैं, आर यूज्ड। द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दिस केमिकल्स इज ऑल्सो फेल्ट। और इसी की वजह से काफ़ी बार देखो 20 साल पहले, आपका तो जो जनरेशन है आपने ये फेल्ट भी नहीं किया है। 20 साल पहले हम जब सब्जियां खाते थे उनका टेस्ट और वो सब अलग रहता था, मैंगोस के टेस्ट भी अलग रहते थे। अभी केमिकल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ हो जाता है तो उसके इफेक्ट्स भी टेस्ट में भी देखने को मिलते हैं, और एट द सेम टाइम हेल्थ के ऊपर भी उसकी इंपैक्ट आनी होती है, वो आती रहती है। तो द रेट एट विच, जिस प्रकार से, जिस हद से ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से उसके डिस्ट्रक्टिव भयावह इफेक्ट जो है हमारे हेल्थ के ऊपर, वो नहीं लिखा है लेकिन समझ जाओ उसकी भयानक इफेक्ट्स हमें अभी भी हम उसको फील कर रहे हैं। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जो पहली लाइन में हमने बोला ना उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम, बराबर है। यहाँ पे हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स की बात करी, अब इसी लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑफ दिस केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, कहाँ पे, इन ग्रेन्स, ग्रेन्स, व्हीट, बीट, समथिंग, आगे पढ़ना है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इट हैज अफेक्टेड एडवर्सली द हाइजीन ऑफ द पीपल, वो हमने यहीं पे बात करी ना, हाइजीन। हाइजीनिक पानी पूरी खाते हो ना, पता है ना हाइजीनिक पानी पूरी कैसी होती है। वो हाथ में थोड़े मोजे पहन लिए वो प्लास्टिक के, और उसके बाद में बाकी का तो प्रोसीजर सेम टू सेम रहता है, कहाँ से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, और वही उसी के साथ थे, उसी से पैसे लेना, बराबर है, सब कुछ सेम प्रोसीजर है, सिर्फ वो प्लास्टिक है, वो 5-6 घंटे तक वही के वही रहते हैं वो प्लास्टिक के मोजे। और हाइजीनिक कैसे हो गया मुझे तो वही नहीं पता चलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल्स, ये पर्टिकुलर केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो हेल्थ है, वो हमारा जो हाइजीन है, और इनका प्रेजेंस कहाँ पे है, ग्रेन्स में वो आ जाएंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स का जो प्रेजेंस है उसकी वजह से हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो हाइजीन है, वो एडवर्सली इफेक्ट हुआ है, गलत तरीके से इंपैक्ट हुआ है। अब क्या, मोर डैमेज इज कॉज्ड टू द एनवायरमेंट। एट द सेम टाइम ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो फिर वो पानी में भी चले जाते हैं, समहाउ यू नो एटमॉस्फेयर में भी मिक्स हो गया, तो इसकी वजह से हमने एनवायरमेंट को भी कुछ खराब कर दिया, बराबर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग्स को हम क्यों प्रीफर कर रहे हैं, पहले तो हम जो दूसरे प्रकार की फार्मिंग कर रहे हैं उसमें कुछ नेगेटिविटी बात करें, उसके बाद में तो हम बोल सकेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं, बराबर है। क्यों, क्योंकि द रेट एट विच द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, जिस हद से, जिस गंदे तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, तो उनकी खतरनाक भयानक इफेक्ट्स हमें हमारे शरीर के ऊपर या एनवायरमेंट में भी देखी जाती है, पाई जाती है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसने हमारी हेल्थ, हमारे हाइजीन को एडवर्सली इंपैक्ट किया है। एडवर्सली मतलब गलत तरीके से, ऑपोजिट वे में, सही तरीके से नहीं। और इसने मोर डैमेज इज कॉज टू द एनवायरमेंट,
ये जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, उसने एनवायरनमेंट को भी इंपैक्ट किया है। ज़्यादा चर्चा करने नहीं जाएंगे उधर पे, सिर्फ एक लाइन है, उसको एक लाइन की तरह ही रखो। पानी में मिक्स हो गया, ऑल दोस थिंग्स एनवायरनमेंट में मिक्स हो गया। नाउ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हैज रिड्यूस्ड। इसी की वजह से आगे पूरा कर लेते पहले। ड्यू टू विच द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द लैंड एंड इट्स क्वालिटी वर रिड्यूस ओवर लॉन्ग रन। जैसे ही जैसे आपने फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया, उसी की वजह से जो लैंड था उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी है ना, और उसकी फलद्रुपता। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिव कैपेसिटी? देखो, दिस इज पर्टिकुलर अ लैंड, समझो 1 एकड़ का लैंड है, ये आता है, ठीक है। यहां पे हम समझो पहले एक जमाने में 1000 kg पोटेटोज उगाते थे, बराबर है। अब हमने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते गए तो 5-6 साल बाद इसी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर अब इस लैंड का कैपेसिटी 400 kg ही पोटैटो का रह गया, तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई, फलद्रुपता भी उसकी कम हो गई। इसीलिए तो ये रिजल्ट हमें मिला, ऑफ द लैंड हैज रिड्यूस, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द लैंड, यही तो बड़ा 1000 kg हम पोटैटो उगाते थे, उसकी वजह से उसकी जगह कितना हो गया, 400 हो गया, तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गया एंड इट्स क्वालिटी वर रिड्यूस ओवर लॉन्ग रन। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन है नहीं, तो वो जो पोटैटो है तो पोटैटो की क्वालिटी भी कम हो जाएगी। आपको पता है ना मैं कौन सी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। वापस हम वो पानीपुरी वाले भाई साहब को याद करेंगे, वो लोग मतलब मेजोरिटी केसेस में, सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बाकी मेजोरिटी पानीपुरी वाले हैं ना, वो मतलब सस्ते वाले सड़े हुए पोटैटो यूज़ करते हैं। देखा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। और वो लोग इतना कमाते हैं, देन उनको एक्चुअली अच्छे वाले पोटैटो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पता नहीं क्यों चिंगूसाई करते हैं, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग तक हम क्यों गए, उसके लिए हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही पढ़ डाला कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है और इंसेक्टिसाइड्स है उसके से क्या क्या नुकसान होता है, लॉन्ग रन में क्या क्या नुकसान होता है, बराबर है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब एक्चुअली हमें बताया जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट मेथड ऑफ फार्मिंग जिसके अंदर इन विच यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड, ठीक है ना। क्योंकि हमने सबसे पहले वाले पैराग्राफ में यूरिया का तो हमने नाम ही नहीं लिया, फिर भी केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का नाम लिया। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो आपको पहले से ये पता था कि आप केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल 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 भी नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। एम आई राइट? ऑलवेज राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप किस चीज का यूज नहीं कर रहे हो? पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपके स्टैंडर्ड 10 एसएस के बुक का डेफिनेशन क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट मेथड ऑफ फार्मिंग जिसके अंदर ना तो आप यूरिया का यूज करोगे, ना तो आप एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करोगे, ना तो आप इंसेक्टिसाइड्स का यूज करोगे। कोई डाउट है? नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? तो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, कुछ भी वर्ड इधर उधर कर सकते हो आप, इज दैट टाइप ऑफ फार्मिंग जिसके अंदर इन विच इंग्लिश को थोड़ा मेरे साथ रहोगे थोड़ा और 2 महीना तो यूज टू हो जाओगे क्या बोलना चाहते हैं हम। इन विच मतलब जिसके अंदर, जहां पे आप क्या यूज नहीं करोगे, ना यूरिया यूज करोगे, ना एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे, ना इंसेक्टिसाइड्स यूज करोगे, है ना, समझ रहे हो ना। दैट इज व्हाट वी कैन कॉल ऑर्गेनिक फार्मिंग, बराबर है। फॉर न्यूट्रिशन, अब देखो अगर आप यूरिया यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो फॉर क्रॉप को, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप, देखो यहाँ पे कॉमा वॉमा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा सकते हो या तो हाइफन लगा देना, बराबर है। आपको क्रॉप के न्यूट्रिशन के लिए आप डंग यूज कर सकते हो, डंग काउ डंग होता है ना, है ना। अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, कीड़े छोड़ दो उनके ऊपर, ठीक है ना। कंपोजिट फर्टिलाइजर यानी इट इज अ काइंड ऑफ कंपाउंड फर्टिलाइजर, ज्यादा डिटेलिंग में जाना है गूगल कर सकते हो, समझ रहे हो। तो जहां पे आप क्या यूज नहीं कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हो, यूरिया यूज नहीं कर रहे हो, वहां पे फिर प्लांट वो जो भी उगा रहे हो, क्रॉप उगा रहे हो, क्या उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? तो न्यूट्रिशन के लिए, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप
आपको क्या यूज करना है, काउडंग यूज कर सकते हो, है ना, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, कंपोजिट फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप और क्या डाल सकते हो, काऊ का यूरिन भी डाल दो। लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, अभी लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, तो काऊ यूरिन डाल दो, नीम सॉल्वेंट्स डाल दो, सॉल्वेंट वर्ड 9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, नीम के पत्ते, एंड एट द सेम टाइम नीम सॉल्वेंट्स डाल सकते हो। फिर बटर मिल्क, यार ये भी एक तगड़ा सोर्स है, समझ रहे हो, आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो अगर आपको क्रॉप का प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन करना है तो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करोगे, काव यूरिन, है ना, देखो वो इंसेक्टिसाइड्स था ना, उसका ये ऑप्शन है, काव यूरिन, नीम सॉल्वेंट्स एंड बटर मिल्क एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है ना, वो पहले वाला ये जो वाला लाइन था ना, ये न्यूट्रिशन ऑफ क्रॉप था, क्या था, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप को जो न्यूट्रिशन चाहिए इन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप क्या यूज करोगे, डंग यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर यूज करोगे, आप कंपोजिट फर्टिलाइजर यूज करोगे। कोई डाउट है नहीं, ये आपने न्यूट्रिशन के लिए बात करी, लेकिन अभी आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन भी करना है क्रॉप को इंसेक्टिसाइड्स की जगह, समझ रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, काव यूरिन जो प्रोटेक्ट करेगा, नीम सॉल्वेंट्स एंड बटर मिल्क एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट टाइप ऑफ फार्मिंग, इज दैट काइंड ऑफ फार्मिंग जिसके अंदर आप इन विच आप क्या यूज नहीं करोगे, यूरिया यूज नहीं करोगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करोगे, एंड और आखिरी में आप इंसेक्टिसाइड्स भी यूज नहीं करोगे। तो फिर न्यूट्रिशन तो चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए आप क्या यूज करोगे, तो डंग यूज करोगे, क्या यूज करोगे, डंग यूज करोगे, आप अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर यूज करोगे, समझ लो कीड़े ही छोड़ दिए उधर पे, और कंपोजिट फर्टिलाइजर यूज करोगे। फिर प्रोटेक्शन तो करना है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करोगे पता है, काऊ का यूरिन डाल दोगे, नीम सॉल्वेंट्स डाल दोगे, या तो फिर बटर मिल्क डाल दोगे। ये हमारी पहली 3 लाइन हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका फायदा क्या, उसकी वजह से आपका क्रॉप से वो कैसा होगा, तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जैसे आपका जो मौसम्बी है एकदम से मतलब तगड़ा वाला ऑरेंज दिखेगा, समझ रहे हो, द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे एट द एंड ऑफ द डे उनका न्यूट्रिशन बड़ा तगड़ा होगा, न्यूट्रिशन लेवल बड़ा तगड़ा होगा, उसका एक नेचुरल टेस्ट आएगा, एकदम नेचुरल वाला टेस्ट। ऐसे कभी कभी जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हम ऐसे फ्रूट्स कोई खाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है टेस्ट ही नहीं है ना, फ्रेग्रेंस तो भूल ही जाओ कि उसके अंदर फ्रेग्रेंस हो, तो उसके अंदर उसका नेचुरल टेस्ट होगा, स्वीटनेस बड़ा स्वीट लगेगा, एंड उसकी फ्रेग्रेंस बढ़िया होगी, समझ रहे हो। कोई डाउट है, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। एट द सेम टाइम दे कंटेन नेचुरल टेस्ट, उनका टेस्ट नेचुरल होगा, दे विल बी स्वीट, उनका फ्रेग्रेंस भी बढ़िया वाला होगा। देयर आर मिनरल्स, विटामिन्स बोल दो, एंड लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स इन दिस क्रॉप। जैसे ही ये क्रॉप्स हम खाएंगे तो इनके अंदर मिनरल्स की मात्रा होती है, साइंस पढ़ रहे होते हो तो आपको पता होता है। एंड एट द सेम टाइम ये अगर व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स, व्हाट काइंड ऑफ विटामिन्स बोल दो, एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स, तो फिर एक सबसे ज़्यादा चाहिए ना तो बॉर्नविटा ले लो, फिर क्या आता है ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें आती है। बॉर्नविटा के पीछे वाले पोर्शन पे न्यूट्रिशन का वो जो होता है ना, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें है, तो देर आर सो मेनी मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं पीछे कि इसके अंदर फलाना है, टीम का है, बहुत सारे विटामिन के बारे में भी बताया गया होता है लिस्ट में, है ना, और बहुत सारे लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स के बारे में, सभी के चीज़ के बारे में बॉर्नविटा के पीछे वाले जो ऊपर का रैपर होता है ना वहाँ पे लिखा होता है। Nowadays organic farm products are more in demand, so the farmers also get good return। आज की तारीख में ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा डिमांड में होते हैं, so the farmers gets उससे ज़्यादा रिटर्न। बढ़िया है, मेरे हिसाब से हमने ये पैराग्राफ जिसको एक्चुअली भगाना था उसको भी हमने थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग की। किसकी? सस्टेनेबल फार्मिंग की। देखो सस्टेनेबल मतलब वो वर्ड ही खुद बोलता है कि हमें कुछ बचाना चाहिए ताकि वो चीज़ लंबे वक्त तक चले। सस्टेनेबल फार्मिंग इन ऑर्डर टू सी दैट द सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन्ड, जमीन की फलद्रुपता बची रहे फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैंने बोला ना अगर सस्टेनेबल वर्ड आता है ना तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना उसमें किसी चीज़ को लंबे वक्त तक लेके जाना है। फॉर अ लॉन्गर रन
केयर इज टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करते हो ना, जैसे आपने ग्रेस उगा दिया, उसके बाद में आप पल्सिस उगा देते हो ना, तो वो जो नाइट्रोजन का लॉस हुआ है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ पल्सिस। पल्सिस के जो रूट्स होते हैं ना, उसके अंदर नीचे रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन के लेवल को स्टेबलाइज करता है। तो एज सुन एज यू रोटेट द क्रॉप, वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है, समझ रहे हो? ठीक है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ओनली व्हेन नेसेसरी। हाँ ठीक है, सस्टेनेबल फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, पर कब करो? जब एकदम 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 एब्सोल्युटली नेसेसरी है। यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल्स फॉर इंसेक्ट्स। कीड़ों के लिए बायोटिक कंट्रोल, जैसे एंटीबायोटिक हम लेते हैं, हमें कुछ लग जाता है तो एंटीबायोटिक मतलब क्या, अगेंस्ट द लाइफ, ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े मतलब हमारे बॉडी पे एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी आके हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, वहाँ पे रहने ना लगे। थोड़ा ज़्यादा बोल गया और इन डिटेल साइंस के मैं समझाना नहीं चाहूँगा अभी। यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल्स फॉर इंसेक्ट्स एंड हार्वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं फिर से, मतलब इसी को व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल फार्मिंग। थोड़ा फटाफट जाएगा, ये पोर्शन इतना आईएमपी है नहीं, ऊपर ऊपर से ठीक है। What do we mean by sustainable farming? In order to see that the soil fertility is retained for a longer term. आपको सस्टेनेबल फार्मिंग में आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको लंबे वक्त तक बचा के रखना है। उसके लिए आप क्या करोगे? केयर करोगे। केयर इज टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन। आप अपने क्रॉप को रोटेट करते रहोगे। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ओनली व्हेन नेसेसरी। जब जब जरूरी है तभी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करोगे। एट द सेम टाइम यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल्स फॉर इंसेक्ट्स। कीड़ों के लिए बायोटिक कंट्रोल का यूज करोगे। एंड हार्वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन। व्हाट डू वी मीन बाय मिक्स फार्मिंग? मिक्स फार्मिंग मतलब कुछ भी कर लो। देखो, अब कैटल, भेड़ बकरियां को भेड़ बकरियां पाल लो। पोल्ट्री काफी सारे बच्चे 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं लेकिन पोल्ट्री को समझते नहीं है। पोल्ट्री मतलब वो मर्गा उछेर बोलते हैं हम, मर्गा समझते हो? HEN, हैन, समझ रहे हो ना? फिर सेरीकल्चर आप पढ़ चुके हो शायद 8th स्टैंडर्ड में, है ना? वो सिल्क के कीड़े होते हैं ना, सिल्क मोथ, ठीक है, उनको पाल लो। देन फिशरी, ठीक है, ये तो सबको पता होता है। आर ऑल्सो कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, एक साथ, अलॉन्ग विथ फार्मिंग के साथ भी आप उसी को हम मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। मतलब आपके पास अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ये लैंड का एरिया है, यहाँ पे आप मतलब वेजिटेबल्स या एनीथिंग कुछ उगा रहे हो और यहाँ पे इनमें से कुछ कर रहे हो, तो इट विल बी कॉल्ड अ मिक्स फार्मिंग। हियर कैटल रेनिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरी एटसेट्रा ऑल्सो कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ अलॉन्ग विथ फार्मिंग। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया एज पर द सीजन्स, ये मोटे मोटे तौर के ऊपर पढ़ेंगे। याद करने की टेक्निक सिखा दूंगा आपको, बराबर है? अलग वाली टेक्निक, हमारी जो रूटीन टेक्निक है वो नहीं है। आपके माइंड मैप में जो चीज़ें सेट होती है, माइंड मेमोरी में सेट होती है, उसको याद कराने की कोशिश करूंगा। कैसे चीज़ों को याद करते हैं, एक्चुअली एजुकेशन क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा अगले 5 से 10 मिनट में, ठीक है ना? देखो, आप याद करो, अगर मॉनसून है, बराबर है, तो मॉनसून का टाइम क्या होता है? आपकी स्कूल चालू होती है, बराबर है, जून के आजू बाजू स्टार्ट हो जाता है मॉनसून। जैसे ही आपकी स्कूल स्टार्ट होती है तो मॉनसून आता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक मॉनसून वर्ड है, तो उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए? जून टू जुलाई से मॉनसून स्टार्ट होता है। आपको पता है ना, आपको नवरात्रि में भी कभी कभी परेशान करता है। नवरात्रि कब आती है? नवरात्रि, दिवाली, अक्टूबर नवंबर तक बरसात चलता है। ये मोटे मोटे तौर के ऊपर पढ़ रहे हैं, बाद में जो डिस्कस करना है वो पढ़ेंगे। विंटर कब आता है बेटा? नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। कोई डाउट है? नहीं, होना नहीं चाहिए। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर लिखा है तो ठीक है, उसको ऐसे ही रहने दो। एंड कहाँ तक चलता है? एक्चुअली फरवरी तक चलता है, लेकिन एज फार एज विंटर क्रॉप्स आर कंसर्न, तो विंटर क्रॉप्स लिए जाते हैं अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक। एक महीना एक्सटेंड कर देना। अभी जैद यानी समर क्रॉप्स, तो समर कब शुरू होता है? याद है आपको? मार्च से शुरू होता है, इसीलिए तो वैकेशन होता है मार्च टू जून। ये हो गई मोटे मोटे तौर के ऊपर सीजन के हिसाब से क्रॉप्स लेने का वक्त के बारे में। अब आपको पता है, जब आपका वैकेशन होता है, अब शायद कम हो गया है, लोग रेडीमेड अब वो आटा खाते हैं, लेकिन
आपका जब वैकेशन होता है तो आपके घर में गेहूं आते हैं, 100 किलो आते होंगे, 200 किलो आते होंगे, और फिर उसकी साफ सफाई होकर उसको भरते होंगे। तो अगर समर के दौरान आते हैं तो उसको उगाया, वीट को उगाया कब जाता होगा? विंटर के दौरान उगाया जाता। सही हूं ना मैं? ठीक है ना। तो वो एक जो वीट है, और आपको बता दूं, मैं यहीं पे बता दूं, आगे जाके तो पढ़ना ही है, वीट को है ना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और अगर है तो ट्राई कर लेना आपके घर में एक छोटी सी पतीली या समथिंग का एक छोटा सा वेसल ले लेना, उसके अंदर वीट को रखना और उसके अंदर पानी डाल देना, देखना व्हाट विल यू गेट द रिजल्ट। आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है वो भी आप चेक कर लेना। वीट को हद से ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ये वर्ड याद रखना, ठीक है ना। फिर मोटे मोटे तौर के ऊपर पढ़ रहे हैं हम, और एट द सेम टाइम ये हमने वीट की बात करी, फिर पैडी की बात करी। तो पैडी आता है दिवाली के वैकेशन के दौरान आता है। दिवाली के वैकेशन के दौरान आपके घर में वो लोग पैडी लेना पसंद करते हैं। पैडी मतलब राइस। तो अगर वो उसको पैडी हम दिवाली के वैकेशन में हमारे पास, हमारे घर में 4 या 5 या 6 कट्टे आते हैं, बराबर है, अब तो 30-30 किलो के कट्टे आने लगे। तो फिर उसको उगाया कब जाता होगा? ऑब्वियसली मानसून में उसको हम उगाते होंगे। तो पैडी इज अ काइंड ऑफ खरीफ क्रॉप, समझ रहे हो? हाँ, वो समर में भी यहाँ पे लिखा है कि समर में भी उगाते हैं। वो मतलब उसको उगा दिया आपने समर के दौरान, वो मतलब ये जो वक्त है ना मार्च टू जून, उसके मिड जून या मिड मई में उगा दिया तो वो एंड तक चलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पैडी को पानी हद से ज़्यादा चाहिए, है ना, इसीलिए वो मानसून क्रॉप है। आप याद रखना, पैडी को ज़्यादा पानी चाहिए, वीट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अभी ये हमने चीज़ें पढ़ने की शुरुआत नहीं करी, लेकिन आपके दिमाग में मोटे मोटे तौर के ऊपर ये सब चीज़ें रहेगी, तो जहाँ पे एक्चुअली लिखना है, पढ़ना है, वो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया एज फॉर द सीजन्स, द एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। आप उसको खरीफ, है ना, खरीफ क्रॉप यानी मानसून क्रॉप्स जो मानसून के दौरान लेके जाएंगे, है ना, ठीक है ना। खरीफ क्रॉप यानी मानसून क्रॉप, आप केएम बोल दो, कैसे भी करके सेट कर लेना, आपको जैसे भी याद रहे। जो रवि क्रॉप से वो विंटर क्रॉप से, RW याद रख दो, कोई डाउट है? नहीं है। और जो जैद क्रॉप है वो समर क्रॉप्स, तो ZS से याद रखो, बराबर है। हमारा समाज है, हम दर्जी है, झालावाड़ी सही सुथार, ZS हो गया, है ना। रवि वैसे बिश्नोई है, यहाँ पे उसका स्पेलिंग रवि बिश्नोई कर दो, कोई डाउट है? नहीं है, है ना। और ये इसका क्या करेंगे? क्या है? हाँ, कुलदीप के पापा का नाम मनोहर है, कुलदीप मनोहर, ठीक है ना। तो जो खरीफ क्रॉप है वो मॉनसून क्रॉप है, हमने कुलदीप से याद रखा। जो रवि क्रॉप है वो विंटर क्रॉप है, रवि बिश्नोई, बिश्नोई नहीं विश्नोई एंड ZS। जो जैद क्रॉप है वो, आपको कभी भी ऐसे स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा हो, आप तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं तो साइड पे ही रहता हूँ, ठीक है ना। तो पहले वाला लाइन क्या हो गया? जो खरीफ क्रॉप में क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, वो तो हमने पहले ही देख लिया, KM, है ना। जो खरीफ क्रॉप है उसको मानसून के दौरान, अभी मानसून मतलब रेनी सीजन, है ना। और रवि क्रॉप्स क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड पे ले चला जाता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, समझ रहे हो। क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग विंटर सीजन आर कॉल्ड रवि क्रॉप्स, RW, रवि बिश्नोई नॉट बिश्नोई, एंड झालावाड़ी सही सुथार, है ना, हमारा समाज है झालावाड़ी, कुछ ज़्यादा कर्सिव राइटिंग हो गया, सही SAI सुथार, ये हमारा समाज है, आई एम दर्जी, ठीक है। क्रॉप्स विच आर, यहाँ पे आ गए, क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड Z क्रॉप्स। कोई डाउट है? इसको हमने कैसे याद रखा? कुलदीप मनोहर, KM, ठीक है ना। इसको हमने रवि बिश्नोई से याद रखा, रवि विंटर, ठीक है ना। और Z क्रॉप्स झालावाड़ी से सुथार से, वो मतलब ये कैसा होता है सर, हर जगह पे ऐसे न्यूमेरिक से कैसे याद रखेंगे? वो एग्जाम हॉल में जब बैठे होंगे ना, पूरा मतलब सीधा लाइट हो जाएगा, आपको टेंशन मत लो। मेरे वीडियोस को सुनो, उतना ही काम करो और एकदम स्ट्राइक करेगा आपको एग्जाम हॉल में, अरे सर ऐसा बोल रहे थे, हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ ये भी टाइम भी हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, रवि क्रॉप मानसून कब आता है ना, जून से लेकर नवंबर तक, तो जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। विंटर कब शुरू होता है? नवंबर से लेकर फरवरी, फिर भी एक और एक्स्ट्रा महीना ऐड कर दो, अक्टूबर नवंबर, ठंड थोड़ी शुरू हो जाती है, और मार्च अप्रैल तक इसको एक्सटेंड कर दो। फिर समर कब आता है बेटा? मार्च टू जून। हम आगे बढ़ते हैं,
नाउ क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स होते हैं 2-2 सीजन में लिए जाते हैं, तो आपको उस हिसाब से याद रखना है। जैसे पैडी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, विंटर में उसको नहीं लिया जाएगा, बराबर है। वहाँ पे वीट है, ठीक है। यहाँ पे फिर मानसून के सीजन में मेज, जुआर, मिलेट, कॉटन, टिल, ग्राउंडनट, कॉमा है यहाँ पे, मूग एंड मट आर खरीफ क्रॉप्स। अब देखो, जहाँ पे चीज़ें मैं समझा सकता हूँ वो मैं समझा दूंगा। ये इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं है हालांकि, लेकिन ये यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर दोगे। हाँ, इसको ऊपर नीचे मत कर देना, क्योंकि वीट कभी भी मानसून में नहीं उगाया जाता और पैडी है वो कभी विंटर में नहीं उगाया जाता। सिर्फ इतना याद रखना, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा हो जाएगा ना, आपको अपने मार्क्स मिल जाएंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे। क्यों क्लियर नहीं हो रहा है बेटा? ठीक है, हो गया। वीट जो ग्राम मतलब चना, बार्ली, मस्टर्ड, लिंसीड एटसेट्रा एटसेट्रा है, बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, एटसेट्रा रबी क्रॉप्स, ठीक है। देन जेड क्रॉप्स, पैडी, मेज, पैडी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तिल यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, मिलेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी था, इसीलिए ने बोला थोड़ा बहुत ग्राउंड नट यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। समझ लो आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपसे खुद से हो जाएगा ना, टेंशन मत लेना। जहाँ पे आप पिक्चर परफेक्ट हो सकते हो वहाँ पे पिक्चर परफेक्ट रहना, बाकी चलता है, इट्स ओके। हाँ, समर में यहाँ पे और एक चीज़ याद दिला दूँ, आप समर में क्या खाते हो? वाटरमेलन खाते हो ना, फिर ये वाटरमेलन को यहाँ पे घुसाना, जितना आप अपने मेमोरी से याद करके बता सकते हो ना, उसका मेमोरी से याद करके ही रखो। जैसे मैंने बोला वीट है, वीट को हमने कोरिलेट करके बताया, उसको हम कब घर में लाते हैं, बराबर है। एट द सेम टाइम हमने पैडी के बारे में भी बताया कि उसको हम कैसे वो बड़े पैमाने पे मतलब 100 किलो 200 किलो हम घर में कब लाते हैं। फिर वाटरमेलन के आपने कभी विंटर में खाया? नहीं खाया, है ना। वाटरमेलन को कभी आपने मानसून में, आप उसको वाटरमेलन को कब खाते हो? समर के दौरान खाते हो। फिर आप ये तो कुकुम्बर हो गया। मस्क मेलन को आप कब खाते हो? वो भी ऑब्वियसली आप उसको समर में खाते हो। फिर यहाँ पे उसको विंटर में यहाँ पे घुसाना, सर आपने बोला था ना इधर उधर कर दोगे, नहीं ये नहीं चलेगा, इधर उधर ना ये चलेगा ना वीट चलेगा। जो जहाँ पे मतलब जितना याद रख सकते हो उतना याद रखो, ठीक है ना। वाटरमेलन को आप बोल रहे हो विंटर में खाओगे, कैसे चल, हद से ज़्यादा नहीं चलेगा। कोई डाउट है? नहीं है। हम आगे बढ़ते, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया। ये स्पीड में जाना था तो स्पीड में हो गया। नाउ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स का एक चार्ट है, वो भी पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द डाइवर्सिटीज इन जियोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेट, वेराइटी ऑफ लैंड, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एटसेट्रा, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स पाए जाते हैं, मतलब उगाए जाते हैं, ठीक है ना। देखो ये चार्ट है, इसको यही तो हमें पढ़ना है हर जगह पे, ठीक है। मैं एक पानी पी लूँ, 2 मिनट में वापस आता हूँ। देखो हमने आपके लिए थोड़ा सा सजा के रखा है मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये सजाया क्या हुआ है, ये आपको इंडिविजुअली नीचे पढ़ना है, जिसको भी जहाँ भी अंडरलाइन है। जैसे हमने पेड़ी को अंडरलाइन करके रखा है, तो पेड़ी का पूरा पैराग्राफ है। हमने वीट को अंडरलाइन करके रखा है, पूरा पैराग्राफ है, आपको पढ़ना है। जुआर, मिलेट, मेज, ठीक है ना। जहां पे भी अंडरलाइन है, यहाँ पे होल लिखा है, मतलब पल्सेस एज अ होल एक पैराग्राफ है, उसके अंदर इंडिविजुअल चीजें पढ़नी है ना। इंडिविजुअल चीजें नहीं पढ़नी है, उसको एज अ होल पल्सेस का पैराग्राफ है। फिर ऑयल सीड्स में इंडिविजुअली आपको ग्राउंडनट के बारे में पढ़ना है, तेल के बारे में पढ़ना है, सोयाबीन का पैराग्राफ नहीं है, कैस्टर के बारे में पढ़ना है, मस्टर्ड और कोकोनट के बारे में पढ़ना है। बेवरेजेस में तीनों के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना है ना। कैश क्रॉप रोकड़िया का उसके अंदर पांचों के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना है, बराबर है। कॉटन आईएमपी है, मेरे वाला आईएमपी है, ठीक है ना। फिर कंटीमेंट्स का एक पूरा पैराग्राफ है, उसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा इन वन पैराग्राफ, ठीक है, बढ़िया है। फ्रूट्स का भी एक काइंड ऑफ पैराग्राफ है, इंडिविजुअली नहीं पढ़ना है। वेजिटेबल्स का भी एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब किसी को ये नहीं पता है फूड ग्रेन्स क्या है, तो यार समझो, तो ग्रेन्स क्या होता है, धान, जो पेड़ी है, वीट है, ज्वार, मिलेट है, मेज, बार्ली, इसको हम धान बोलते हैं। मतलब पल्सेस क्या है, जिसको हम कठोड़ बोल दो, दाल जिसकी बनती है, फिर जैसे तुअर की दाल, मूंग की दाल, चना, पीस, बीन, मट, उड़द, लेंटिल। फिर ऑयल सीड्स वो है कि जिनमें से ऑयल निकलता है, जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, तिल का ऑयल है, सोयाबीन, कैस्टर
यूज करी होगी, डिटेल में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। हर एक चीज का भी गुजराती नहीं करूंगा, हिंदी भी बोलते हैं। फिर बेवरेजेस जिसको हम पीते हैं मतलब बेसिकली, कैश क्रॉप्स रोकड़िया पाक, कैश क्रॉप्स के बारे में हम ऊपर थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, नो इश्यूज। कंडीमेंट्स क्या है, ठीक है ना, ये मतलब ऑल इन ऑल वन बाय वन पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। हम जैसे नीचे आगे बढ़ेंगे सब कुछ आ ही रहा है अपने हिसाब से, ठीक है ना। सबको पता है फ्रूट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स क्या होते हैं, ये मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कुछ है नहीं, मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये मोटे मोटे तौर के ऊपर दिया गया है आपको, बराबर है। फूड ग्रेन्स क्या है, और उसमें भी पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स, ठीक है। थोड़ा वापस, अगर आपको आपके बुक में हमें जितने भी फूड ग्रेन्स दिए गए हैं, जिसमें पैडी हमें पढ़ना है इंडिविजुअली, व्हीट पढ़ना है, ज्वार पढ़ना है, मिलेट पढ़ना है ना, शायद मेज नहीं पढ़ना है ना इंडिविजुअली, नहीं इट्स ओके, ठीक है। क्या हुआ, जूम करना पड़ेगा, क्यों, तो फिर वो अंदर से जूम, ठीक है, दिख ही रहा होगा। हाँ बढ़िया है, इट लुक्स फाइन। समझो, फूड ग्रेन्स में इंडिविजुअली सबके बारे में पढ़ना है, बारह के बारे में नहीं पढ़ना है, अरे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पैडी है, और फूड ग्रेन्स क्या क्या है, पैडी, पी डब्ल्यू जे एम एम बी, समझ रहे हो। अब कैसे भी याद रखो, आपको पैडी के बारे में पढ़ना है फूड ग्रेन्स में, व्हीट के बारे में पढ़ना है, ज्वार के बारे में पढ़ना है, मिलेट के बारे में पढ़ना है, मेज के बारे में पढ़ना है, एंड बार्ली इज आल्सो फूड ग्रेन, ठीक है ना। अब पी डब्ल्यू जे एम एम बी आप अपने हिसाब से याद रख लेना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई डाउट है, पी डब्ल्यू जे एम एम बी, पी डब्ल्यू जे एम एम बी, पी डब्ल्यू जे एम एम बी, आप चाहो तो अपना न्यूमेरिक सेट कर सकते हो, नो इश्यूज अबाउट द सेम। हम सबसे पहले पैडी वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि फूड ग्रेन्स के अंदर क्या था, पी डब्ल्यू जे एम एम बी। फूड ग्रेन्स का हमारे इंडिया में जो मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, उसके अंदर भी मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको जो फूड ग्रेन्स के बारे में बताया गया है, वो है पी डब्ल्यू जे एम एम बी, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हम पैडी को कवर करना पसंद करेंगे, फिर आएगा व्हीट आएगा, समझ रहे हो। सबसे पहले फूड ग्रेन्स, तो ग्रेन्स थोड़ा सांस लेना है तो ले लो, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पढ़ाई होगी अब यहाँ पे, और आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक अ चार्ट ऑफ द सेम यू कैन। फूड ग्रेन्स, ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड इन अबाउट 75% of the total area sown and about 50% of the total area total production comes from grains. मेजर फूड ग्रेन्स देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। अब एक एरिया सोन है, एक बार पढ़ा लेता हूँ, आगे दूसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा ये कोई भी लेक्चर में। जैसे कि ये हमारे पास अवेलेबल इंडिया में टोटल लैंड अवेलेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जैसे इसके 4 हिस्से कर दिए, तो ये 25% हुआ, ये 25% हुआ, ये इंडिया का टोटल एरिया हो गया, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। और ये 25% हो गया, तो आपका जो ग्रेन है वो 75% ये भी कवर कर गया, ये भी कवर कर गया। 75% में उसकी बुआई बोलते हैं ना, जहाँ पे सीड्स डालते हैं। टोटल एरिया सोन 75% में, ये पूरा जितना हाईलाइट कर दिया ना, टोटल एरिया में 75% एरिया में फूड ग्रेन्स हम उगाते हैं, मतलब उसकी बुआई करते हैं, शायद हिंदी में अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं तो। और हमें जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिलता है, बराबर, जैसे इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हमारा अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टोटल हाइपोथेटिकल नंबर्स है 100 केजी है, जिसके अंदर गेहूं भी आ गया, बराबर है, पेड़ी भी आ गया, सब कुछ आ गया, काजू भी आ गया, बादाम भी आ गया, तो उसमें से 50 केजी फूड ग्रेन्स हमें देता है। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। तो टोटल एरिया सोन का 75% फूड ग्रेन्स कवर करता है, और जो हमें टोटल प्रोडक्शन मिलता है उसका 50% हमें फूड ग्रेन से आता है। टोटल जो भी व्हाटएवर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज देयर, उसका 50% अमाउंट्स टू, हां 75% में बुआई होती है ना, जिसको हम टोटल एरिया सोन बोलते हैं। और एट द सेम टाइम जब रिटर्न मिलता है हमें,
हमें सिर्फ 50%, लेकिन फिर भी वो कम नहीं है, इट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर फूड ग्रेन्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम पैडी की बात करते हैं, और पेड़ी, तो पेड़ी बेसिकली है ना, वो केएम याद था आपको, कुलदीप मनोहर, तो है ना, के स्टैंड्स फॉर खरीफ, खरीफ यानी मॉनसून, तो ये मॉनसून क्रॉप है। सबसे पहले तो सबसे पहला लाइन आपको पैडी के बारे में क्या याद रखना है, दिस इज अ मॉनसून क्रॉप, इसको मॉनसून के टाइम पे उगाते हैं, और तकरीबन दिवाली पे, दिवाली का टाइम होता है ना, वहां पे नया वाला राइस आता है, एकदम न्यू वाला राइस। कोई डाउट है? नहीं है। पैडी स्टैंड्स फॉर राइस, पैडी का दूसरा मतलब होता है, नाम होता है राइस, है ना। नाउ क्या पैडी, एक बार ऐसा हो सकता है कि गेहूं कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ समवन्स किचन, गेहूं व्हीट समझते हो ना, लेकिन राइस इज ऑलमोस्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डे टू डे रूटीन ऑफ एनी कास्ट, मतलब साउथ में चले जाओ आप, ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, वेस्ट में, ठीक है ना। तो पैडी स्टैंड्स एट टॉप, मतलब हर जगह पे। एक बार हम रोटी के बिना चला लेते, इवन डॉक्टर्स भी कभी कभी क्या बोलते पता है, आज आपको 3 दिन तक रोटी नहीं खानी है, गेहूं का वाला खाना नहीं खाना है, फिर आपको मैदे वाला तो डॉक्टर रेकमेंड करते ही नहीं है, पिज्जा तो हमें कभी खाना ही नहीं चाहिए, सिग्मा सर कभी पिज्जा नहीं खाते, बराबर है। मैदे से जुड़ी ब्रेड वाली चीजें, ना हम बड़ा पाव खाते हैं, ना दाबेली खाते हैं, बर्गर बिल्कुल भी नहीं, मैदे वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। देखो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना होता है हमारे बच्चों के लिए, तो मैं ये बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। मैं खाता हूँ मेरे वाइफ के हाथ की राइस, रोटी, सब्जी, एक्स्ट्रा बाहर का, जब भी बच्चों की बर्थडे होती है, बच्चे मेरे लिए कुछ भी लेके आते हैं, ठीक है, मैं गरीबों को दान में दे देता हूँ, समझ रहे हो। कभी भी बाहर का दूर दूर तक कभी नहीं खाना चाहिए, मैं कभी खाता ही नहीं। तो सबसे पहले हाँ मैं आपको बता दूं, आपको पिछले 6-7 मिनट में मेरा माइक यहाँ पे नहीं दिख रहा था, साइड पे पड़ा था। आई होप कि उसका आवाज़ अच्छा ही आ रहा है, अगर अच्छा नहीं आ रहा होगा तो वो वाला पोर्शन हम कट कर लेंगे, चलेगा, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हम सीधा पैडी पे आते हैं, समझ रहे हो, और वो भी वो बीच वाला पोर्शन वो इतना भी इंपॉर्टेंट था नहीं, तो थोड़ा कम आवाज़ आ रहा है तो चलेगा। अगेन आई एम विथ माई माइक, कोई डाउट है? नहीं है। देखो जो पैडी है राइस है, समझ रहे हो, वो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जैसे कि मैं कब से बता रहा था आपको, है ना। वो पैर वहां पे लग जाएंगे तो पूरा सेटिंग हिल जाएगा। जो पैडी है, जैसे कि मैंने बताया आपको, हर एक स्टेट में हर जगह पे पैडी चाहिए और चाहिए। नाउ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस राइस, बराबर है। जैसे कि मैंने बताया सब यूज कर रहे हैं, बराबर है, हाँ ऑलमोस्ट सब यूज करते हैं, ठीक है। किसी के नसीब में नहीं है राइस तो अलग बात है। पैडी हमारा सबसे महत्व का क्रॉप है। फिर लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में मेजॉरिटी पीपल पैडी यूज करता है। एट द सेम टाइम हमारे भारत देश की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन, लेकिन आपकी बुक में लिखा है अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यूजेस राइस, तो ठीक है, जैसे दिया गया है ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहला वाला, अगर आपको पैडी 4 मार्कर्स में आ जाता है तो आपको पैडी के लिए क्या लिखना है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप, है ना। फिर दुनिया में भी ये काफी सारे लोग यूज करते हैं, बराबर है। अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड uses rice and at the same time about half of the population of India uses rice। हमारे 2 लाइन हो गए, एकदम 2 लाइन हो गए, यहाँ पे कोई डाउट है नहीं पढ़ने में। नाउ इंडिया, देखो ये पूरी बुक में हमेशा आपको इंडिया सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही दिखेगा, सेकंड, और अगर सेकंड है ना तो मेजॉरिटी केसेस में चाइना ही फर्स्ट नंबर पे है, बराबर है। तो डिफॉल्ट जैसा लाइन हो जाएगा, इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पैडी प्रोडक्शन। देखो 3 लाइन एकदम डिफॉल्ट लाइन हो गई। अगर हमें पैडी के बारे में लिखना है तो पैडी इज आवर मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट कुछ था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, इसीलिए हम उसके बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। पैडी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। नाउ ये पैडी इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया के लोग इसको यूज करते हैं, तो अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस राइस। उसके बाद में इंडिया स्टैंड सेकेंड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस।
इंडिया स्टैंड्स सेकंड, पूरी दुनिया में हमारा नंबर आता है दूसरा नंबर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पैडी प्रोडक्शन, इन राइस प्रोडक्शन। 3 लाइन थे, डिफॉल्ट लाइन थे। नाउ हमारा जैसे हमने बोला सोन, टोटल सोन एरिया, हम जितना भी एरिया सोन करते हैं, यू नो पैडी इज सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया, मतलब पूरे भारत देश में, जैसे मैंने अभी बताया था ना, देखो 1/4 जैसे 100% है तो 25% निकला हमारा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना 25%, 25%, 25%, 25%। तो भारत देश में जितना भी टोटल एरिया है जहां पे हम बुआई करते हैं, तो समझो 25% एरिया में तो हम राइस ही उगाते हैं, है ना। टोटल हम, फिर इसको थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हो गई है, ठीक है ना। पेडी इज सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया, भारत देश में जितना भी एरिया है उसका 1/4 पोर्शन के ऊपर, 1/4 क्या होता है, 1/4, अरे यार 1/4 पता चलना ही चाहिए, बराबर है। जैसे एक पूरा स्क्वायर जैसा केक लेके आओ और 4 बच्चे हो तो नहीं, ऐसे मतलब डेयरी मिल्क ही ले लो, डेयरी मिल्क के अंदर ऐसे मतलब 8 टुकड़े होते हैं तो मतलब 1/8 हो गया, ऐसे ऐसे नहीं होते हैं, समझ रहे हो। अगर 4 है तो फिर वो 1/4 हो गए, इसके अंदर 4 टुकड़े हैं, समझ ही रहे होंगे, नहीं समझ रहे हो तो फिर क्या ही करें हम आपका। पैडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ, पैडी इज अवर इंपॉर्टेंट क्रॉप, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप। उसके बाद में आपने क्या बोला, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, या तो लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस राइस। उसके बाद में इंडिया स्टैंड सेकंड, पैडी के प्रोडक्शन में इंडिया स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड, ऐसे मतलब लाइन ऊपर नीचे कर सकते हो आप, बराबर है, इन द पैडी प्रोडक्शन। उसके बाद में हमारा जो भारत देश का टोटल एरिया सोन है वहां पे 25% कौन के, ये 1/4 का 25% आप लिख सकते हो। पैडी सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया, बराबर है। 4 लाइन तो हमारी अवे ही हो गई। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, बराबर है। व्हाट डू यू मीन बाय टॉरिड जोन, इसको हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन अच्छी पसंद है। ये टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, ये सब बचपन में आप पढ़ चुके हो। अगेन अगर आप नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा हल्का सा इस लेक्चर के साथ थोड़ा सा गूगल पे चले जाओ, क्योंकि इतना सारा मैं कवर करने जाऊंगा ना तो मेरा एग्रीकल्चर का लेक्चर ही 20 घंटे का हो जाएगा। तो प्लीज टॉरिड जोन, ठीक है ना। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ अ टॉरिड जोन, वो टॉरिड जोन का क्रॉप है। इसको क्या पसंद है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। हमारा 5वां लाइन था पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, जो पैडी है वो टॉरिड जोन का क्रॉप है। पहले तो पैडी इज अवर मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप, पैडी क्या है, हमारा सबसे महत्व का क्रॉप है, इसीलिए तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। फिर अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, हमारा सेकेंड लाइन, एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस पैडी राइस। इंडिया स्टैंड सेकेंड आफ्टर चाइना, इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। ये हमारा क्या था, तीसरा वाला लाइन था। चौथा वाला लाइन क्या था, 1/4, चौथा वाला लाइन 1/4, 25%, क्या मैच हो गया। पैडी सोन ओवर अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया सोन, 5वां वाला लाइन अब भी पढ़े हम लोग, कौन से जोन का है ये, टॉरिड जोन का क्रॉप है। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, हमारा 5वां वाला लाइन, पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन। आपको याद होगा टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फलाना जोन, ठीक है। इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट अच्छा पसंद है। इसको कौन सा क्लाइमेट पसंद है, समर इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस क्रॉप को लेने के लिए मतलब इसका आपका ओवरऑल टेम्परेचर है ना 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा लो होना चाहिए, थोड़ा दिमाग काम करो। ये कौन सा क्रॉप है, KM, कुलदीप भाई, मनोहर भाई, यानी खरीफ मानसून, ये मतलब बहुत याद रखता है, बराबर है, समझो। तो मानसून के दौरान मतलब टेम्परेचर कितना ऑन एन एवरेज लो रहता है ना, समझ रहे हो, तो इसका टेम्परेचर भी लो रहेगा। दिस इज द पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, इसको क्या पसंद है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसको और क्या चाहिए, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल। क्या हम नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर सॉइल्स के बारे में सबसे पहला जो सॉइल था एल्यूवियल सॉइल के बारे में पढ़े थे, हद से ज्यादा पढ़े थे, यू नो उसका परसेंटेज कितना था कमेंट सेक्शन में लिख देना। फर्टाइल एल्यूवियल, जो फर्दरूप एल्यूवियल सॉइल है उसके बारे में हम पढ़े थे एक्चुअली
उसको क्या चाहिए, पैडी को फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल चाहिए थे। वहां पे नीचे एग्जांपल में पैडी था कि नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ, अरे यार ये मॉनसून क्रॉप है, कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, कुलदीप बनोहर भाई का क्रॉप है, ठीक है ना, खरीफ क्रॉप है, मॉनसून क्रॉप है, तो इसको कितना बरसात चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े पैमाने पे ये आपको लाइन लिखनी है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये लाइन आपको लिखनी है पहले तो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला इधर तक, और ये आपको याद ही रखना है, समझ रहे हो। बाकी जगह पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा। ये वाला भी आईएमपी लाइन है। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, ये आपको लिखना ही है, लिखना ही है, लिखना ही है। उसके बाद में इसको क्या पसंद है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। पैडी को क्या पसंद है, पैडी को नोरा फतेही पसंद है। क्या पसंद है, पैडी को नोरा फतेही पसंद है, हॉट एंड ह्यूमिड, है ना। नोरा फतेही हॉट भी है, नोरा फतेही ह्यूमिड भी है। तो पैडी को क्या पसंद है, पैडी को नोरा पसंद है। टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, कोई डाउट है, होना ही नहीं चाहिए। सिग्मा सर पढ़ा रहे, यू नो, धीरे धीरे तो मतलब अपनी ओरिजिनल स्टाइल पे आते जाएंगे, टेंशन मत लो आप, है ना। पैडी को क्या पसंद है, पैडी को नोरा पसंद है। नोरा इक्वल्स टू हॉट एंड ह्यूमिड, है ना। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर, वैसे नोरा टेम्परेचर बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पे पैडी को टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल चाहिए आपको, एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर नेसेसरी। आप पैडी के बारे में क्या पढ़े अब तक, पैडी इज अवर मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप, आप पहला लाइन पढ़े। सेकेंड लाइन, दुनिया में अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस राइस। कोई डाउट है, नहीं है, खुशवा ना क्या है। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड, इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ पैडी, ठीक है। नाउ 3 लाइन हो गई। पैडी टोटल सोन एरिया के 1/4 में पैडी उगाया जाता है। पैडी इज सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल एरिया सोन। नाउ 4 लाइन हो गई। 5वीं लाइन थी टॉरिड जोन वाली। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, टॉरिड जोन का क्रॉप है ये, ठीक है। इसको छठी वाली लाइन पे बहुत सारा लिखना है आपको। पैडी को क्या पसंद है, नोरा पसंद है, पैडी को नोरा पसंद है। टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, एसी चालू हो जाता है ना, ठीक है। इसको क्या पसंद है, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल पसंद है, एंड एट द सेम टाइम मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर द मोर प्रोडक्शन। अगर आपको इसका मोर प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो एडवाइसेबल कंडीशन क्या है, पहले तो ये टॉरिड जोन का क्रॉप है, बात खत्म उधर ही हो गई, बराबर है। इसको अगर ज़्यादा क्रॉप लेना है तो नोरा फतेही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ही चाहिए, ये ना, ये हो गया, बराबर है। मिनिमम टेम्परेचर क्या चाहिए आपको, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, है ना। फिर आपको क्या चाहिए, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल चाहिए। कोई डाउट है, टॉरिड जोन, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, एंड फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल चाहिए, है ना। कोई डाउट है। नाउ मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल भी चाहिए ही चाहिए। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। देखो, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो आपको पहले तो ये कौन सा क्रॉप है, पहले 4 वाले लाइन मेरे हो गए, मैं उसके ऊपर वापस आऊँगा नहीं, है ना। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, ये टॉरिड जोन का क्रॉप है, ठीक है ना। हॉट एंड, फिर ये नोरा फतेही, इसको बहुत पसंद है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसको बहुत पसंद है, बराबर है। फिर मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको क्या पसंद है, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल, ठीक है ना। और एट द सेम टाइम इसको बरसात कितना चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए। क्या मैं इस पोर्शन से भी आगे बढ़ सकता हूँ? इस पोर्शन को हमने फिलहाल, देखो पहला वाला हिस्सा था जहां पे हमने 4 लाइंस कवर करे, बराबर है। ये इधर से टोटल एरिया सोन, उसके बाद में दूसरा वाला जो एरिया था उसके अंदर हमने 5वीं और 6ठी लाइन कवर करी, है ना, जिसमें टॉरिड जोन भी आ गया और ये बड़ा वाला पैराग्राफ, मतलब
4 चीजें आ गई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। हम अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, है ना, हम आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर, इसी पैराग्राफ में हम आगे बढ़ते हैं। इन द रीजन्स ऑफ लेस रेनफॉल, अगर कहीं पे कम बरसात हो रही है, जैसे कि इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, दिस क्रॉप इज टेकन थ्रू इरिगेशन। एकदम नॉर्मल चीज हो गई, क्योंकि इसको बरसात ज्यादा चाहिए, इसको पानी ज्यादा चाहिए। अगर कहीं पे कम बरसात हो रही है, और ये ऐसे स्टेट है जहां पे एग्रीकल्चर नेक्स्ट लेवल है, पंजाब की बात करो, हरियाणा की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करो, एग्रेरियन स्टेट्स है, बराबर है, खेती प्रधान देश थे, यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर्स है, ठीक है ना, एटलीस्ट गुजरात से तो ज़्यादा ही। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, अगर गलती से कम बरसात हो रही है तो वहाँ पे पैडी कैसे उगाया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। बात खत्म, डाउन अंडरस्टैंड। कोई डाउट है? ये हमारा था 7वां वाला लाइन। कोई डाउट? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगर कम बारिश हो रही है तो पैडी कैसे उगाया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। ठीक है, हमारी 7 लाइन हो गई। नाउ पैडी के कल्टीवेशन के लिए मजूरी ज्यादा लगती है ना? क्यों? क्योंकि वो मानसून में भी होता है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो पैडी के कल्टीवेशन, मोर ह्यूमन लेबर इज नेसेसरी फॉर पैडी कल्टीवेशन। हम हमारे 7वें और 8 के लाइन पे थे। इन द रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, देखो ये जो स्टेट्स है ना, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते हैं, तगड़े जाने जाते हैं। अगर यहाँ पे गलती से कम बरसात हो रही है तो यहाँ पे आप पैडी उगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की सगवड़ों से द्वारा, पानी की सगवड़ों से द्वारा। एट द सेम टाइम जो पैडी है इसको लेबर, पानी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। एट द सेम टाइम इसको मजूरी भी ज्यादा पसंद है। यहाँ पे समझ रहे हो ना, नौरा फतेही, मोर ह्यूमन लेबर इज नेसेसरी फॉर पैडी कल्टीवेशन। पैडी की कल्टीवेशन के लिए ज्यादा ह्यूमन लेबर चाहिए। ये हमारी 7वीं और 8वीं लाइन थी, है ना। हम सिग्मा सर तगड़ा पढ़ाते हैं। नाउ इंडिया में अगर पैडी प्रोडक्शन के लिए कौन से स्टेट्स जाने जाते हैं? वेस्ट बंगाल की बात कर लो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और वेस्ट बंगाल की जब भी बात हो ना तो उड़ीसा साथ में होगा ही होगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश है, ये सब साउथ के स्टेट है। तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा और मेजर पैडी प्रोडक्शन स्टेट्स। देखो कुछ चीजें आपके ऊपर छोड़ दूंगा, बराबर है। जैसे जब भी ऐसे स्टेट्स आए ना, जैसे पैडी का प्रोडक्शन है, वीट का प्रोडक्शन में, आपको जितने भी स्टेट्स याद रहे ना वो लिख देना, कोई टेंशन मत लो, ठीक है ना। बट याद करने की अगर पिक्चर परफेक्ट आपके लिए हो सकता है तो कर लो, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल की पैडी, आपने क्या बोला, यहाँ पे बारिश ज्यादा चाहिए, तो वेस्ट बंगाल में तकरीबन बारिश ज्यादा होती है, बराबर है। तमिलनाडु है, साउथ के स्टेट्स में भी बरसात ज्यादा रहती है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना है, फिर बिहार में। हमने जब ये एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था ना, या तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज, मुझे नहीं आता याद है मैंने कब बोला था, लेकिन मैंने बोला था पढ़ाते वक्त कि बिहार में भी बाढ़ आती है, समझ रहे हो। तो बिहार में भी पानी की मात्रा ज्यादा रहती है। देन उड़ीसा में भी पानी ज्यादा रहता है। और मेजर पैडी प्रोडक्ट, आप इसको कोरिलेट ऐसे कर सकते हो कि कहाँ पे ज्यादा बारिश गिरती है। तो ये हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा और मेजर पैडी प्रोडक्शन स्टेट्स, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा 9वां लाइन था। द क्रॉप इज टेकन 2 और 3 टाइम्स इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है ना। अब देखो कुछ स्टेट्स वापस ऐसा लेके आए जहां पे 2 से 3 बार इसको लिया जा रहा है। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा है, इस पर्टिकुलर लाइन में उत्तर प्रदेश है ही नहीं, समझ रहे हो। कोई डाउट है तो मतलब बुक्स है, वैसे पैडी हर जगह पे उगाया जाता है। आपको जितने नाम याद रहे हैं ना उतने लिख दे रहा। यहाँ पे इतना ऊपर नीचे हो जाएगा ना तो चलेगा, मार्क्स आपको मिलेंगे, टेंशन मत लो। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर गुजरात की बुक है, गुजरात बोर्ड की बुक है, एनसीईआरटी बुक नहीं है ये, तो गुजरात के बारे में हमेशा बताया गया होगा, वो याद रख लेना प्लीज। हो सके तो वहाँ पे पिक्चर परफेक्ट रहने का क्या, एकदम पिन पॉइंट प्रिसीजन से आना। इन गुजरात पैडी इज ग्रोन इन सूरत, तापी, वहाँ पे भी आपको जितनी जगह के नाम याद रहे ना वो लिख देना। तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट्स। गुजरात में कहाँ पे? सूरत में उगाया जाता है। आई रिपीट, जितने नाम याद रहे ना उतना लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। बट कहीं पे भी अपने गांव का नाम मत लिख देना। जितने आपको मेजर सिटीज के नाम याद हो, देखो सूरत मेजर सिटी है, तापी, पंचमहाल जिलो एग्रेरियन सिटी है ना, जो एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट है। अहमदाबाद में भी उगाया जाता है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है, आणंद में भी, वलसाड़ में भी उगाया जाता है, बराबर है।
पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर, ये तो हमने कब से पहले चर्चा कर दिया। देखो आई रिपीट, यहां से लेके ये लाइन इधर तक तो हमारा एकदम परफेक्ट ही हो गया था। फिर यहां से लेके ऐसे जब होगा ना तो आपको जितना याद रहे उतना लिखना, क्योंकि पूरे बुक में, पूरे चैप्टर में सब स्टेट्स है। गुजरात के बारे में आप याद रखना, गुजरात में सूरत, तापी है, ठीक है ना, पंचमहाल है, अहमदाबाद है, खेड़ा है, आनंद है, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। पैडी को ज्यादा पानी चाहिए क्या, वो हमने नहीं बताया, हमने बताया हावर इंस्टेड ऑफ कीपिंग द पैडी फील्ड्स फुली अंडर वाटर, पैडी इज ग्रोन बाय इरिगेटिंग थ्रू स्प्रिंकलर्स। फिर भी अगर, हाँ हमें पता है कि पैडी को ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, पैडी की फील्ड्स को अंडर वाटर रखने से ज्यादा क्या पसंद करते हैं, स्प्रिंकलर मतलब फुहारा पद्धति से उगाते हैं। ये स्प्रिंकलिंग मेथड आपको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती थी, ठीक है ना। क्या आप चाहोगे कि मैं इसको करवाऊं? हर जगह पे करवाना अच्छा नहीं लगता। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा और मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। देखो पैडी उगाना है आपको, पैडी के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है, वेस्ट बंगाल, WTA वर्ल्ड ट्रेड एसोसिएशन, फिर तेलंगाना, उसको TB हो गया है ना, एर चिल्ला उठा, वर्ल्ड ट्रेड एसोसिएशन को TB हो गया। TB समझते हो, एक बीमारी का नाम है ना, और ठीक है ना, O पॉजिटिव, वो कुछ भी समझते हो आप, जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो। और कभी कभी काफ़ी सारे 2 और 3 टाइम्स द क्रॉप्स इज टेकन 2 और 3 टाइम्स। वेस्ट बंगाल में 2 से 3 बार लिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश कहाँ से आ गया पता नहीं चलता, यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश था ही नहीं। फिर बिहार है, उड़ीसा है, यहीं से उठा के 4 नाम लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। अब कोरिलेट कर लेना। गुजरात के बारे में मैंने बताया आपको, सूरत में लिया जाता है, तापी में लिया जाता है, पंचमहाल में लिया जाता है ना, STP KAV, ये देखो न्यूमोनिक्स है ना, तो वो अपने हिसाब से उसको कैसे भी करके याद कर सकते हो, आई रिपीट, है ना। फिर पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर, हावर इंस्टेड ऑफ कीपिंग पैडी फील्ड्स फुली अंडर वाटर, पैडी इज ग्रोन बाय इरिगेटिंग थ्रू स्प्रिंकलर्स। फुहारा डाल के हम उसको यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो पैडी के बारे में हमने ये पैडी का पैराग्राफ अच्छे से नहीं पढ़ाया, कुछ तकरीबन 10 या 12 लाइन है, उसमें से एक आध लाइन में ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन पिछले स्टार्टिंग के और एकदम आखिरी वाले लाइन में कुछ भी ऊपर नीचे मत करना, बीच वाले लाइन में चलता है, समझ रहे हो। आई डोंट थिंक सो मुझे फिर से एक बार पढ़ाने की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट डाउन एंड डस्टेड है, ठीक है ना, पॉलिशिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख लेना उसको। हम आगे बढ़ते हैं वीट के ऊपर। हम पढ़ रहे थे फूड ग्रेन्स और पैडी हमारा कवर हुआ, हम वीट को उठा लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पैडी हमने एकदम तबियत से किया। अब हम आते हैं भारत के सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप, है ना। देखो इसके बारे में बता दूं, जो पैडी था आपका वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप था। कितना था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप। लेकिन वो भारत देश में जितना भी लैंड था उसके 25% एरिया के अंडर में हम उसको सोन करते थे। लेकिन वीट, हालांकि वो हमारा सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है, उसको, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फिर भी 25% टोटल लैंड एरिया पे सोन किया, हम इसको 33%, कितना? 33% एरिया कवर करते इसके लिए, है ना, टोटल एरेबल लैंड ऑफ आवर कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल? 1/3 मतलब 33%, मैंने वो उसको राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ पे भी 1/4 लिखा था, यहाँ पे भी 1/3 लिखा है। एरेबल मतलब वो एरिया जहां जो एग्रीकल्चर के लायक है वो जमीन। एरेबल लैंड का मतलब क्या? एरेबल लैंड मतलब वो जमीन जो एग्रीकल्चर के लिए लायक है, कोई डाउट है? नहीं है। फिर यहां पे एक वर्ड है, हम पढ़ते हैं ना लाइन टू लाइन, सब्सटेंशियल फूड ऑफ द पीपल। सब्सटेंशियल मतलब उनको, उनका मुख्य खाना है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, वो खाते। एक्चुअली सब्सटेंशियल का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, तो वो खाते उसके बाद में ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। कुछ लोग होते हैं जिनको राइस खाने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ लोग होते हैं जिनको व्हीट खाने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या, पढ़ ही लेते हैं और समझ ही लेंगे, कोई टेंशन है नहीं, बराबर है। हाँ, और एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस था। स्ट्राइकिंग डिफरेंस जब बताऊँ ना, वो आपके लिए हद से ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। सॉरी, वो हमसे ही रेज हो गया, ठीक है ना। हाँ, आपका राइस यानी पैडी,
पैडी लिखते हैं, पूरी बुक में पैडी पैडी है, ठीक है ना, पैडी एंड हियर इट इज व्हीट। कोई डाउट है? नहीं है। पैडी के बारे में आप क्या जानते थे? पैडी कौन सा वाला क्रॉप था? पैडी 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 पैडी, याद आ रहा है ना? कौन सा क्रॉप था? आरके केएम, खरीफ क्रॉप है ना, ठीक है ना। ये कौन सा वाला क्रॉप था? खरीफ यानी वो मॉनसून क्रॉप। कोई डाउट नहीं है। फिर जो व्हीट है, व्हीट को हम कब लेते हैं? समर में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कहाँ पे लेते हैं? विंटर में लेते हैं। कौन सा वाला क्रॉप है? विंटर क्रॉप है। डब्ल्यू रवि बिश्नोई है ना, RW, ये आपका कौन सा है? रवि क्रॉप है, रवि बिश्नोई वाला क्रॉप है, ठीक है, बराबर है। इसको एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, इसको 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल चाहिए, ऑलमोस्ट 75 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल है ना तो यहाँ पे वो उसको उगाए नहीं जाते, ठीक है ना। ये टॉरिड जोन का है, टॉरिड जोन का क्रॉप है, ये टेम्परेट जोन का क्रॉप है ना। दिस इज अ टेम्परेट जोन क्रॉप, ठीक है ना। ये मोटे थोड़ा सा डिफरेंस था, वो मैंने ऊपर ही ऑलरेडी बता दिया। ये और थोड़े डिफरेंस मैं लेके आया हूं। ये एक हु इज देयर, देखो और एक चीज थी वहां पे, अगर आपको पैडी के बारे में याद हो, आपने नाम लिया था पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। अगर यहाँ पे कम बारिश हो रही है ना तो आप इरिगेशन फैसिलिटी से, स्प्रिंकलर इरिगेशन फैसिलिटी से पैडी को उगा सकते हो। एट द सेम टाइम व्हीट के बारे में क्या बोला जाता है पता है? तीनों स्टेट, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहां पे तो फिर तगड़े पैमाने पे होते हैं। और पंजाब इज नॉन एज अ व्हीट बॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं। बट ये पहले स्ट्राइकिंग डिफरेंस बता देता हूं, एकदम स्ट्राइकिंग डिफरेंस, तो आपको पैडी भी याद रहेगा, आपको व्हीट भी याद रहेगा। अच्छा, कोई डाउट है? एक आध है फिर और एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, वो मैं फिलहाल भूल रहा हूं। जैसे जैसे मुझे याद आ जाएगा मैं देख लेता हूं, अगर मुझे कोई वापस याद आ जाए तो। दिस आर कॉल्ड स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस, दोनों में अपोजिट। हाँ ठीक है, याद आ गया। देखो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा, पैडी के लिए आपको हद से ज्यादा लेबर चाहिए होता था। क्या हो जाता है? हद से ज्यादा। लेकिन व्हीट के लिए आपको इतने लेबर की जरूरत नहीं है। देखो व्हीट हम पढ़े नहीं है ना, फिर भी ऐसे स्ट्राइकिंग डिफरेंस बता के हमने आपको 7 से 8 लाइन तो ऐसे ही बता दी, समझ रहे हो। यहाँ पे आपका पैडी भी कवर हो गया, ऑलमोस्ट व्हीट भी कवर हो गया, एकदम स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखो, है ना। ये कौन सा क्रॉप है? कुलदीप मनोहर, खरीफ मॉनसून क्रॉप है। ये रवि बिश्नोई, नॉट बिश्नोई, है ना, रवि, ठीक है ना, विंटर क्रॉप है। इसको हद से ज्यादा पानी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी चाहिए। यहाँ पे अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी है तो ये क्रॉप ले ही नहीं सकते। ये 75 सेंटीमीटर, लेस देन 75। ये टॉरिड जोन है ना, टॉरिड जोन के बारे में थोड़ा गूगल कर लेना। ये टेम्परेट जोन का क्रॉप है, ठीक है। यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में थोड़ा इरिगेशन की मदद से आप ले सकते हो। वैसे इसको तो पानी ही कम चाहिए, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तगड़े पैमाने पे होता है। यहाँ पे हद से ज्यादा लेबर चाहिए, यहाँ पे लेबर की कमी होगी तो चलेगा। देखो ये चीजें हैं जो आप पैडी में ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हो, व्हीट के अंदर हम नोट डाउन करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखो व्हीट के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, ठीक है ना। बढ़िया वाला तगड़ा वाला पैराग्राफ है, कोरिलेट करने में मजा आएगा चीजों को, मुझे कम पढ़ाना पड़ेगा। व्हीट हमने क्या बोला? व्हीट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री, भारत देश का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है। सर व्हाट इज द फर्स्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री? पैडी, ठीक है, लिखा है ना आफ्टर पैडी। व्हीट इज ग्रोवन ओवर 1/3 एरिया ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड मतलब क्या? एग्रीकल्चर के लायक जो जमीन है उसको हम एरेबल लैंड बोलते हैं। तो 1/3 जमीन के ऊपर, पहले तो व्हीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया आफ्टर पैडी। देन व्हीट इज ग्रोन ऑन ओवर 1/3 एरिया एरेबल लैंड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं है ना। वो एक मतलब सब्सटेंशियल फूड है ना, स्टेपल फूड, महत्व का फूड है। कहाँ का? आप देखो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ना, जो भारत का मैप है, अच्छा नहीं ड्राइंग है मेरा, सो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पे मतलब हम व्हीट तगड़ा खाते हैं। जैसे आप गुजरात की बात कर लो, आप मध्य प्रदेश की बात कर लो, आप राजस्थान की बात कर लो, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, फिर आपको पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे मतलब हमें इसके बिना नहीं चलता है। तो इट इज द सब्सटेंशियल, एकदम इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट नहीं पता चलता है बेटा, थोड़ा कर लेना।
हमारे 3 लाइन हो गए। सबसे मैं आगे चला जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, दिस इज माय स्टाइल। जो मेरा रेगुलर लेक्चर्स देखते हैं ना उनको पता है, एक बार मैं आगे बढ़ गया ना, आई डोंट लाइक टू रिटर्न। तो सबसे पहले इजी लाइन है, व्हीट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इंडिया आफ्टर पैडी। Wheat is grown over 1/3 area of arable land of our country. It is the substantial food of the people of Northwest India. 3 लाइन हमारी हो गई। Now wheat, हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपको ऐसा लगेगा ये सब आपको पता है, ठीक है ना, वो स्ट्राइकिंग डिफरेंस बता दिया ना। व्हीट कौन सा है, हमने बोला ना रवि बिश्नोई। व्हीट इज अ रवि क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। क्या ये हमने आपको बताया, पहले ही बताया ना, व्हीट इज अ रवि क्रॉप, ठीक है ना। स्ट्राइकिंग डिफरेंस आप भी ऐसे पैडी और व्हीट का स्ट्राइकिंग डिफरेंस अपने आप बना सकते हो, आपको पता चलेगा, कोरिलेट करोगे। अगर गलती से दोनों में से एक 4 मार्कर्स में आ गया, 4 मार्कर्स में, तो मतलब मस्त मार्क्स लेके आ जाओगे, टेंशन मत लो, पूरा का पूरा पेज भर के आओगे। व्हीट इज अ रवि क्रॉप ऑफ अ टेम्परेट जोन, है ना। और एट द सेम टाइम पैडी एक टॉरिड जोन का क्रॉप है, कुलदीप मनोहर KM, ठीक है ना, खरीफ मानसून, कोई डाउट। व्हीट इज अ रवि क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन, ठीक है। उसको और क्या चाहिए, ये हमने नहीं पढ़ा था पहले, तो ये आपको याद करना है। इट रिक्वायर्स, उसको काली फर्टाइल लोमड़ी सॉइल, लोमड़ी नहीं लोमी सॉइल, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स, काली चाहिए उसको जमीन, कैसी चाहिए, काली जमीन चाहिए। क्या ब्लैक सॉइल के बारे में हम नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ चुके थे, ठीक है, पढ़ चुके थे, नो इश्यूज। इट रिक्वायर्स काली सॉइल, फर्टाइल लोमी सॉइल, एकदम फड़द्रुप लोमड़ी नहीं बेटा, लोमी सॉइल चाहिए। एंड उसको मोर देन 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए, उसको 75 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए। ये सब में मत पढ़ना, ठीक है। इसको देखो, हमारा अभी तक 5 लाइन हो गया मोटे मोटे तौर के ऊपर। पहला 3 तो हमारा हो ही गया था, उसके बाद में चौथा लाइन था, मैंने बोला था 3 लाइन के ऊपर हम नहीं आएंगे, उसको अब जाने दो। ये पर्टिकुलरली इसको इट इज अ रवि क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन, कोई डाउट है नहीं है। उसके बाद में इसको काली जमीन चाहिए। इट रिक्वायर्स ब्लैक एंड लोमी सॉइल एंड मोर देन 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, कोई डाउट है नहीं है। नाउ देखो, व्हीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ लेसर रेनफॉल, जहां पे कम बरसात हो रही है, एकदम हद से ज्यादा कम बरसात हो रही है, 75 सेंटीमीटर से भी कम, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ऐसा अप्रोक्सीमेटली बरसात हो रही है, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज से आप इसको आराम से उगा सकते हो। नेचुरल लाइन है ना, कोरिलेट करके लाइन लिखना होता है ना, रटना नहीं होता है, चीजों को समझना होता है, समझने के बाद उसको माइंड मैप में ऐसे सेट करना होता है, ठीक है ना। अगर बरसात की बात हो रही है, क्या बात हो रही है यहां पे, अगर बरसात की बात हो रही है तो एक लाइन ऐड करना बनता है ना। कैसे कैसे, अरे यार, अगर कम बरसात हो रही है ना तो इरिगेशन फैसिलिटीज से उसको आप उगा सकते हो कहीं पर्टिकुलर जगह पे। नेचुरल लाइन है, जब मैं बोलूं ना नेचुरल लाइन है तो ऐसा सोचा करो मैंने क्या क्यों बोला कि यू नेचुरल लाइन है, डिफॉल्ट लाइन है। व्हीट कैन बी क्यों आया बेटा, ये यहां पे बरसात की बात हुई कि नहीं हुई, तो ऐसा सोच लो, व्हीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ लेसर रेनफॉल विथ इरिगेशन। अगर कहीं पे कम बरसात हो रहा है तो सिंचाई, इरिगेशन की सगवड़ से आप उसको आराम से उगा सकते हो, ठीक है। नाउ क्या हमने जब स्ट्राइकिंग डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या हमने नहीं बोला व्हीट को कभी नहीं उगा सकते, व्हीट कैन नॉट बी ग्रोन इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, नहीं उगा सकते, ये तो हमने स्ट्राइकिंग डिफरेंस में ही तय कर दिया था, बराबर है। फिर क्या ये लाइन हमने डिस्कस नहीं किया, लेस लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड एज मैकेनाइजेशन, यानी आप मशीनरीज का ज्यादा यूज कर रहे हो, मैकेनिक्स यानी मशीनरी, इज इंट्रोड्यूस इन व्हीट कल्टीवेशन, ठीक है। देखो पहले 3 वाला लाइन हमारा हो गया था, फिर हमने क्या बोला चौथे वाले लाइन में, दैट व्हीट इज अ रवि क्रॉप, व्हीट जो है कुल मिला के मोटे मोटे तौर के ऊपर वो क्या है, रवि क्रॉप है, ठीक है ना, रवि क्रॉप है। उसके बाद में आपने क्या बोला, इट रिक्वायर्स एकदम ब्लैक एंड फर्टाइल लोमी सॉइल, एट द सेम टाइम उसको 75% सेंटीमीटर से 75% सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए। और उसके बाद में उसके नेक्स्ट वाली डिफॉल्ट लाइन, अगर बरसात की लाइन हुई है तो ऐसा सोचो अगर कहीं पे कम बरसात हो रही है तो क्या करोगे, कम बरसात हो रही है किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो वहां पे आप इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करके आप उसको ले सकते हो। और फिर भी वापस और एक डिफॉल्ट लाइन आई, सर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात हो रही है तो क्या होगा,
तो बरसात वाली वापस और एक डिफॉल्ट लाइन है, समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? डिफॉल्ट लाइन है कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर कहीं पे बरसात हो रही है वहां पे वीट उगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपको याद होगा पैडी के अंदर आपको हद से ज्यादा लेबर फोर्स चाहिए होता था, यहां पे इतना लेबर फोर्स नहीं चाहिए। वीट के अंदर लेस लेबर फोर्स चाहिए, इज रिक्वायर्ड एज, यहां पे क्या हो गया, मिकेनाइजेशन हो गया, यानी हम ज्यादा से ज्यादा मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। एज मिकेनाइजेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन वीट कल्टीवेशन। मेरे हिसाब से अभी तक जितना वीट के हम लाइन पढ़े, पहले 3 लाइन थे, फिर यहाँ पे और शायद 4 लाइन हो गया, एकदम तगड़ा जा रहा है ना? कोई डाउट है? अब हम इन लाइंस को भूल जाएंगे, भूलना मतलब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बोलता हूं ना, मैं आगे बढ़ूंगा फिर ऊपर वाले लाइंस नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? हम हरियाणा क्रांति की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, हम वीट जैसी चीजें इंपोर्ट करते थे, है ना? अमेरिका से आती थी, मतलब अलग अलग देश से आती थी। अब आज की तारीख में हम इन चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं हरियाणा क्रांति। तो आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गूगल द सेम। जैसे ही मैंने बोला, अगर एग्रीकल्चर के बारे में जहां जहां पे भी ऐसे वर्ड्स है, अगर इनको मैं डिटेलिंग में पढ़ाने गया ना तो हमारा लेक्चर एग्रीकल्चर का पूरा 10 चैप्टर 20 घंटे तक जाएगा, फिर बच्चे भी चिल्लाना शुरू कर देंगे। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरियाणा क्रांति आई थी, देन व्हाट मस्ट हैव हैपेंड? यार वीट का प्रोडक्शन बढ़ा ही होगा, नेचुरल लाइन है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन वीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल। हमारा जो, हाँ, हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ा है, लेकिन वीट प्रोडक्शन भी एट द सेम टाइम पूरा का पूरा डबल हो गया जितना हम पहले करते थे। तो ये वाला लाइन हमारा ऐसा हो गया, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन वीट प्रोडक्शन हैज बीन ऑलमोस्ट डबल। आप ग्रामेटिकली ऊपर नीचे कर सकते हो। वीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया बाय एंड लार्ज, जब स्ट्राइकिंग डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे कि पैडी, अब पैडी पे जा रहा हूं। पैडी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगर कम बरसात है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, वो स्प्रिंकलर और वर्ड मैंने ऐड किया, ठीक है ना? उससे आप उसको उगा सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप वीट की बात करो, वीट को तो कम पानी चाहिए, तो वीट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा उगाया जाता है ना? जैसे ही आपने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी, आपने ऐसा बोला कि वीट का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो उसके बाद में प्रोडक्शन की ही बात करते हैं ना, डिफॉल्ट लाइन के बारे में। कोरिलेट करो, आपको जब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होते हो, ऐसे लिखते हो ना, तो चीजों को कोरिलेट करना चाहिए, एक के बाद दूसरी लाइन फॉलो करती है। तो भी हम प्रोडक्शन के ऊपर है, कहां पे? प्रोडक्शन के ऊपर। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द वीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल। तो कहां कहां पे होता है? डबल क्यों होता है? तो वीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट इज मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मेरे हिसाब से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ना, उसका पैडी और वीट तो मतलब तगड़ा हो ही जाने वाला है, पूरा चैप्टर ही हो ही जाने वाला है। दिस स्टेट्स, ग्रामेटिकल है, THESE, मतलब तीनों स्टेट्स की बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन। हमारे देश में जितना भी वीट का प्रोडक्शन होता है ना, जितना भी, देखो ये हाइपोथेटिकल नंबर से आपको समझाने के लिए, अगर 100 kg वीट का प्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लाई बाय 2/3, समझ रहे हो, यानी 33.33 इज इक्वल टू 66.66, 67 हो जाता है, ठीक है, इट्स ओके। तो पूरा 2/3 हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका ऑलमोस्ट 67% सिर्फ इन 3 स्टेट से आता है, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। देखो यहां पे गलती से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आप भूल जाओ ना, इट्स ओके, इट्स मोर देन ओके, उत्तर प्रदेश इज मोर देन ओके। कोई डाउट है? नहीं है। तो आपने प्रोडक्शन की बात करी, देखो पहले चीजों को हम कोरिलेट कर रहे थे, 3 लाइन पढ़े, उसके बाद में वो मतलब बरसात वाली आपने बातें करी, कोरिलेट करी। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन वाली लाइन के ऊपर है। तो आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन जो वीट का प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वहां पे पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में हम इसको अच्छे से उगाते हैं। कितना अच्छे से उगाते हैं? इतना अच्छे से उगाते हैं कि पूरे इंडिया का 2/3 प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन सिर्फ इन 3 स्टेट से आता है। फिर क्या किसी और जगह पे हम इसको उगाते हैं, ठीक है ना? एज देयर इज इरिगेशन फैसिलिटी इन दीज स्टेट्स देयर इज मोर पर हेक्टर। उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे पहले, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, वहीं पे अटके हैं क्योंकि वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है। इन पर्टिकुलर 3 स्टेट्स में एग्रीकल्चर हैज बीन ऑलमोस्ट अप टू द मार्क इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, ठीक है ना? फिर कॉफी, टी ये सब में इसको मत घुसा देना भाई, वो नेचुरल है, थोड़ा दिमाग होना चाहिए, समझ रहे हो? एज देयर इज एग्रीकल्चर है, दिमाग से खेलना चाहिए।
अच्छे से कि कौन सी चीज है, एकदम प्रैक्टिकल बनो, 10th स्टैंडर्ड में हो, वैसे आपको बहुत सारा नॉलेज होता है, समझ रहे हो। एज देयर इज इरिगेशन फैसिलिटीज, आप इस पर्टिकुलर 3 स्टेट्स के बारे में अगर बात कर रहे हो तो इरिगेशन फैसिलिटी हद से ज्यादा अच्छी है यहाँ पे, और इसीलिए देयर इज मोर पर हेक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन है, पर हेक्टर प्रोडक्शन है। अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। अब हम पंजाब पे जाएंगे। पंजाब, वाई पंजाब इज नोन एज वीट बॉल ऑफ इंडिया, बिकॉज वहां पे क्या है, कैनाल है। ड्यू टू द कैनाल वाटर इन पंजाब देयर इज एबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा, मोर देन इनफ। वैसे एबंडेंट का मतलब रियल मीनिंग होता है इनफ, ENAUGH, इनफ। अरे सिग्मा सर और इंग्लिश मिस्टेक, एन बोल के जी लिख दिया था, सॉरी। इनफ, मोर देन इनफ, एबंडेंट वीट प्रोडक्शन पंजाब के अंदर कैनाल की वजह से। अब देखो हम 19 स्टेट्स के ऊपर है, 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब को पर्सनली कवर करेंगे। ड्यू टू द कैनाल वाटर इन पंजाब देयर इज एबंडेंट वीट प्रोडक्शन, हद से ज्यादा वीट प्रोडक्शन हो जाता है ना, ठीक है ना, दैट इज वाई। और ये कैनाल की वजह से पंजाब में हालांकि वीट इतना प्रोड्यूस होता है कि हम उसको वीट बॉल ही बोलना पसंद करते हैं। कोई डाउट है? ये लाइन अगर आप देखो एमसीक्यू में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको वीट के बारे में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो ये लाइन बनता है, वैसे पूरा पैराग्राफ बनता है। और मेरे स्टूडेंटों मेरा वीडियो दिखा है तो पूरा पैराग्राफ आप छाप के ही आओगे, कोई टेंशन है ही नहीं, बराबर है। देखो ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन के ऊपर जाएगा। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द वीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल। क्यों हुआ? अरे यार, हमें ऐसे स्टेट्स है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात कर लो, यहाँ पे मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है, हद से ज्यादा। वीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट टू, कहाँ गया रे, मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर, सॉरी वो लाइन ऊपर नीचे हो गया। These states contribute about 2/3 of the total production. Now यहाँ ऐसा क्यों हुआ? ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे इतना सारा प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज इन 3 पर्टिकुलर स्टेट्स में हद से ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या पंजाब की बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसको तो वीट बॉल बोले जाते हैं। और वीट बॉल क्यों है वो? क्योंकि वहाँ पे कैनाल है। ड्यू टू द कैनाल वाटर इन पंजाब देयर इज एबंडेंट। एबंडेंट मतलब क्या? गूगल करने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड मात्रा, जिसकी मात्रा हमारे पास हद से ज्यादा अच्छी हो, वहां पे एबंडेंट वीट प्रोडक्शन होता है। दैट इज व्हाई पंजाब इज कॉल्ड वीट बॉल। देखो क्या थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, हाँ हम प्रोडक्शन की ही बात करेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब इनको पीछे छोड़ देते हैं, ये जो पर्टिकुलर स्टेट है इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। नाउ वीट किसी और जगह पे भी क्या उगाया जाता है, बट नेचुरल है। वीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। हम अगर गुजरात के पड़ोसी है ना, जब भी आपको गुजरात के पड़ोसी दिखे ना, तो सबको साथ में ही डाल दिया करो, टेंशन मत लो कभी भी। देखो अगर बीज, सबको पता है गुजरात में भी वीट उगाया जाता है, ठीक है ना। गुजरात की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले गुजरात का एक पड़ोसी आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। अगर एक को ले रहे हो तो दूसरे को क्यों भूल रहे हो? राजस्थान को भी ले लो, खुद गुजरात को ले लो, है ना। देखो दूसरा भी एक महाराष्ट्र, चारों साथ में ही जाते हैं, बराबर है। 4 भाई है भाई, एक भाई थोड़ी ना अलग रहेगा, चारों भाई साथ में ही जाते हैं, शादी भी साथ में ही करेंगे, टेंशन मत लो, समझ रहे हो। अगर आपको गुजरात कभी भी एग्रीकल्चर में दिखे ना, तो आंखें बंद करके चारों को नाम साथ में ले लो, फिर ऊपर नीचे होगा तो मार्क्स में हम देख लेंगे, वो तो हमारा थोड़ा पहचान है, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं है। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले एक गुजरात, मध्य प्रदेश का नाम है, वीट का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता था, होता है और होता रहेगा। हाँ, तो हमारा दूसरा पड़ोसी राजस्थान को क्यों भूल जाते हो, फिर हमें खुद को क्यों भूल जाते हो, और वो फिर तीसरा वाला नीचे महाराष्ट्र, इनको लेना ही लेना है। सर ये वेस्ट बंगाल का क्या है, उसको भी डाल दो, एटसेट्रा, हर जगह पे, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल नहीं लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ एटसेट्रा लिख देना। हम आगे बढ़ते हैं, अब गुजरात में घुसते हैं। कहां पे जाएंगे? नाउ गुजरात का जो भाल रीजन है, मैं बचपन से भालिया गेहूं खाता हूं, बचपन से हमारे घर में भालिया गेहूं ही चलता है, और एकदम तगड़ी वाली रोटी होती है, समझ रहे हो। ऐसे जब वो फूलती है ना, तो ऐसा लगता है मतलब पूरा फुग्गा फूल गया, इतना, प्लीज यार, ठीक है ना। हम गुजरात में घुसते हैं। गुजरात का जो भाल रीजन है, आदिवासी रीजन है, वहां के पे जो भालिया गेहूं है, तगड़े होते हैं, मतलब मस्त होते हैं, है ना। पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, यू शुड ऑल्सो ईट भालिया गेहूं, ठीक है। बिसाइड्स इसके अलावा गुजरात की बात करेंगे, मैंने बोला ना गुजरात का बुक है, आपको गुजरात के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसके अलावा फिर जितने नाम याद रहे ठोक देना, समझ रहे हो। महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा ऑल्सो प्रोड्यूस वीट अमंग ऑल फ्रूट ग्रेन्स। अब उसका क्या क्या बनता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन के बारे में कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होता था उसके बारे में हमने कवरेज अगर दे दिया, बराबर है।
तो फिर उसका क्या क्या बनाते हो? तो हम गेहूं का क्या बनाते हैं बेटा? रोटी बनाते हैं, भाखरी बनाते हैं, सेव बनाते हैं, सीरो बनाते हैं, लापसी बनाते हैं, लाडू बनाते हैं, सुखड़ी बनाते हैं, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट्स एटसेट्रा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट। इसके बारे में मैं ज्यादा चिंगम की तरह खींचूंगा नहीं, ठीक है ना, बढ़िया है। अमोंग ऑल ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स है, व्हीट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस। ये इसको हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? बिकॉज उसके अंदर जितना न्यूट्रिशन है ना, वो फिर किसी के अंदर भी नहीं है, ठीक है ना। दैट इज वाई व्हीट इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ ग्रेन्स। व्हीट को हम ग्रेन्स का किंग बोलते हैं। ये भी आपको, जैसे वो पंजाब को व्हीट बॉल बोलते हैं, वैसे ही व्हीट इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। दैट इज हाउ वी हैव कवर्ड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, द पैडी एंड द ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा है ना छोटा करता हूं फॉर योर सेटिस्फेक्शन। देखो मैप है, यहां से 1 मार्क में मैप आ रहा है, सही है ना, मैप आ रहा है ना ब्रो, यहां से एक, तो ठीक है, आपको पूछा जाए कि पैडी और व्हीट कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, तो इसे हाईलाइट करना होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन्स है ना, वो पैडी को डिनोट करती है, और ये जो क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन है, ये व्हीट को डिनोट करती है। हम अभी हमने जो नाम्स लिए, और ये जो जहाँ पे मिक्स हो रहा है वहाँ पे पैडी भी होता है, जैसे ये पैडी भी एट द सेम टाइम वहाँ पे व्हीट भी उगाया जाता है। मोटे मोटे तौर के ऊपर ऐसे हाईलाइट किया गया है, ज़्यादा सीरियस मत हो जाना, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं है, वैसे मैप देखना आता ही होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट।